नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। केंद्रीय कैबिनेट ने तीनों नए कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के मामले पर बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जब मौसम गंभीर होता है तो उपाय किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद केंद्रीय कैबिनेट की मुहर लगने के साथ ही तीनों कृषि कानूनों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आने वाले 50 दिनों में योगी सरकार किसानों, छात्रों, मध्यम वर्ग और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करेंगे। लखनऊ में बुधवार को आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। गरीबों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा, यह फैसला केंद्रीय कैबिनेट के तीनों नए कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद में इस पर विचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 दिन पहले गुरु पर्व के दिन इन तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद कानून वापसी के प्रस्ताव को संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में पारित करवाया जाएगा। इसके बाद किसान आंदोलन की वजह बने तीनों कृषि कानून खत्म हो जाएंगे। इधर एक और फैसले में कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्न योजना को 4 महीने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत गरीबों की मुफ्त राशन गरीबों को दिया जाएगा। कोरोना के दौरान इस योजना को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को देश के नाम अपने संबोधन में तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार ये कानून किसानों के हित में नेक नियत से लाई थी, लेकिन हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले संसद सत्र में कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक संसद सत्र शुरू होने के बाद कम से कम 3 दिन में यह प्रक्रिया पूरी हो सकती है। संसद सत्र 29 नवंबर से शुरू होना है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के मामले पर बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जब मौसम गंभीर होता है तो उपाय किए जाते हैं। वायु प्रदूषण को रोकने की कोशिशें पहले ही की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राष्ट्रीय राजधानी है और कल्पना कीजिए कि हम दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई बंद नहीं करेगा और फिलहाल इस पर अंतिम आदेश नहीं देगा। अदालत ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए वह इसकी सुनवाई करता रहेगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 29 नवंबर तय की है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से किए जा रहे उपायों पर सवाल किया है। जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुछ दिनों में एयर क्वालिटी सुधरने की संभावना है। हम 3 दिन बाद स्थिति की समीक्षा करेंगे। कोर्ट ने अगले 3 दिनों तक प्रदूषण कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात भी कही। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सुधार होता है तो कुछ बैन हटाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद केंद्रीय कैबिनेट की मोहर लगने के साथ ही तीनों कृषि कानून की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2022 की शुरुआत में होने जा रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिहाज से विपक्षी दल इसे पॉलिटिकल कवायद कह रहे हैं, लेकिन चुनाव की तकनीकी तौर पर महज 5 से 6 महीने का समय बचे होने से यह भी बड़ा सवाल है कि इन कानूनों से मुरझाया कमल कितना खिल पाएगा। इसके लिए कृषि कानून वापसी का पूरा पॉलिटिकल गणित और इसको प्रभाव को समझना भी जरूरी है। अगले साल की शुरुआत में जिन 5 राज्यों में चुनाव हैं उनमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर शामिल है। इनमें 3 राज्य पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 75% से ज्यादा इकोनॉमी कृषि आधारित है, यानी किसान ही नहीं मजदूर से लेकर व्यापारी तक भी सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से खेती से जुड़े हैं। खासतौर पर पंजाब और उत्तर प्रदेश की राजनीति को कृषि से जुड़े फैसले बेहद प्रभावित करते हैं। आने वाले 50 दिनों में योगी सरकार किसानों, छात्रों के मध्यम वर्ग और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करेगी। इसका रोड मैप तैयार हो गया है जिसमें पीएम मोदी भी हिस्सा लेंगे। सीएम योगी भाजपा के रणनीतिकार भी इन वर्गों के मन का भाव समझने के लिए मौजूद रहेंगे। यहीं से ही निष्कर्ष के आधार पर भाजपा अपनी चुनाव रणनीति को अंतिम रूप देगी। यूपी सरकार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण, भर्तियां, नियुक्ति पत्र वितरण सभी कार्य को पूरा करेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग 15
15 दिसंबर तक यूपी समेत 5 राज्यों में आचार संहिता लागू कर सकती है। इसे देखते हुए 6 बड़े प्रोजेक्ट की डेडलाइन तय कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 20 दिन में यूपी 3 बार आएंगे। 25 नवंबर को नोएडा, 7 दिसंबर को गोरखपुर, 13 दिसंबर को वाराणसी आएंगे। पीएम नोएडा में जहां जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे, वहीं वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा दिसंबर महीने में किसान सम्मेलन और बूथ सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हालांकि इसकी डेट अभी फाइनल नहीं हुई है। बातचीत के दौरान पता चल रहा है कि 3 कृषि बिल को रद्द करने के ऐलान को लेकर मोदी एक बड़े किसान सम्मेलन को संबोधित भी कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी बनारस में अगले महीने एक बड़ा किसान सम्मेलन आयोजित करेगी। इसके मुख्य अतिथि पीएम मोदी होंगे। यह बताया जा रहा है कि देश भर से भाजपा किसानों को बुलाकर किसानों के गुस्सा समाप्त होने का संदेश देगी। लखनऊ में बुधवार को आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिसके बाद गठबंधन होने के कयास लगाए जा रहे हैं। लोहिया ट्रस्ट में करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद संजय सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव से हमारी सकारात्मक बातचीत हुई है। कॉमन एजेंडे को लेकर हमने बात किया है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चुनाव को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी गठबंधन की सीटों को लेकर कोई भी बात नहीं हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यूपी में राजनीतिक दखल बढ़ाने के लिए दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की सीटों पर मंथन कर रहे हैं। सत्ता में आने से पहले 2011 में समाज सेवी अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जन लोकपाल बिल को लेकर बड़ा आंदोलन किया था। इस आंदोलन में दिल्ली से सटे यूपी के जिलों से तमाम लोग शामिल भी हुए थे। अब आप उसका फायदा उठाना चाहती है। यूपी में 1 साल से सक्रिय आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह लगातार अलग अलग मुद्दों पर यूपी सरकार को घेर रहे हैं। 3 दिन पहले मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर अखिलेश यादव से संजय सिंह ने मुलाकात कर राजनीतिक हलचलें बढ़ा दी थी। ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में कुल 10 विधानसभा सीटें आती हैं। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि 26 दिसंबर से संविधान दिवस पर कांग्रेस सदस्यता अभियान चलाएगी। इस अभियान में पार्टी यूपी में 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बाबा साहब की स्मृति में इसकी शुरुआत होगी। वहीं विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि प्रियंका जी की लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा जन जन तक पहुंच चुका है। 1 करोड़ का लक्ष्य को पूरा होने का विश्वास है। यूपी में 2022 की राजनीति में सूर्योदय होगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी 26 नवंबर 2021 यानी कि संविधान दिवस से 15 दिन का सदस्यता महाअभियान चलाएगी। यह अभियान 10 दिसंबर 2021 तक चलेगा। एक परिवार नए सदस्य 4 के नारे के तहत 15 दिन में कांग्रेस के 1 करोड़ नए सदस्य बनाए जाएंगे। इस अभियान के तहत हर विधानसभा में न्याय पंचायतों या वार्डों के आधार पर 5 सदस्यीय टीमों का गठन भी होगा। हर टीम का एक प्रभारी होगा। प्रदेश में लगभग 23,000 सदस्यता प्रभारी बनाए जाएंगे। इस महाअभियान के लिए सदस्यता मिस्ड कॉल कर सकते हैं। सदस्यता अभियान की शुरुआत संविधान दिवस पर हो रही है। इस दिन गांव, बस्तियों, वार्डों में भीम चर्चा और रात्रि भोज का आयोजन भी होगा। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान पर भी चर्चा की जाएगी। अपने अलग अंदाज के लिए मशहूर लालू प्रसाद यादव बुधवार को जीप चलाते दिखे। अपने पहली जीप को लालू प्रसाद ने अपने घर के आसपास दौड़ाया। सफेद लुंगी लपेटे हुए अपने पुराने अंदाज में उन्होंने जीप ड्राइव की। यह लालू प्रसाद की पहली और बहुत प्यारी जीप है। लगभग 20 साल पुरानी इसे लालू के पटना आने के बाद ठीक करवाया गया था। 2-2.5 लाख रुपए इसमें खर्चे गए हैं। डेंटिंग पेंटिंग के साथ जीप नई जैसी चकाचक हो गई है। इस पर राजद का झंडा भी उन्होंने लगवाया और निकल पड़े जीप चलाने। स्टीयरिंग को भी खुद से संभाल रखा और शरीर को तानते हुए उनका अंदाज देखते हुए बन रहा है।
छत्तीसगढ़ में निवेशकों को धोखा देने वाली चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। प्रदेश में अब तक 16,796 निवेशकों को उनके 9.78 करोड़ रुपए से ज्यादा लौटाए गए हैं। इसके लिए चिटफंड कंपनियों और उनके निदेशकों की संपत्तियों को नीलाम किया जा रहा है। उससे आने वाली रकम निवेशकों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कराई जा रही है। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य हो गया है। साथ ही आरोपी निवेशकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि चिटफंड कंपनी रियल एस्टेट एंड एग्रो फार्मिंग लिमिटेड के 16,796 निवेशकों को रकम लौटाई गई है। चिटफंड कंपनियों की धोखाधड़ी के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। मंशा है कि शासन निवेशकों को हर संभव तरीके से न्याय दिलाने में मदद कर सके। उन्होंने बताया कि अभी 2.46 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इससे पहले 7.32 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए जा चुके हैं। पंजाब में सीएम चरणजीत चन्नी की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार नए सियासी बवाल में फंस गई है। कुछ हफ्ते पहले सरकार ने बलविंदर सिंह पन्नू को पंजाब जेनको का चेयरमैन नियुक्त किया था। चेयरमैन तैनात होने पर नेता को सरकारी गाड़ी, कुछ गनमैन और ऑफिस दिया जाता है, जिसका लाभ बलविंदर पुत्र पन्नू को भी मिला। लेकिन बलविंदर प्रतिनिधित्व खालिस्तान संगठन सिख फायर जस्टिस के वर्ल्ड वाइड सेक्रेटरी जनरल अवतार सिंह पन्नू के भाई हैं, जिनकी SFJ में नंबर 2 की पोजीशन है। इस बारे में पहले कांग्रेस के भीतर से ही बगावत उभरी। अब अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने भी चन्नी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है, जिससे सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि बलविंदर पन्नू ने कहा है कि उनका अपने भाई से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस MLA फतेह जंग बाजवा ने सबसे पहले बलविंदर सिंह की नियुक्ति पर मोर्चा खोला था। उनका कहना है कि बलविंदर सिंह कोटला बामा मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा का सबसे नजदीकी व्यक्ति है, जिन्हें कुछ दिन पहले पंजाब जेनको का चेयरमैन बनाया गया। उनके भाई अवतार पन्नू सिख फॉर जस्टिस के वर्ल्ड वाइड सेक्रेटरी जनरल हैं। बाजवा ने कहा कि इस खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन पर बैन लगा है। NIA कनाडा में जाकर उन पर कार्रवाई कर रही है। उनके भाई को पंजाब जेनको का चेयरमैन बनाकर सरकार क्या साबित करना चाहती है, उन्होंने इसकी NIA से जांच तक की मांग की। वहीं मंत्री बाजवा ने इस बारे में कोई भी जांच के लिए कहा है। पंजाब में चुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू खेमे को ट्रांसपोर्ट माफिया के मुद्दे पर बड़ा झटका लगा है। सरकार और संगठन के लाडले ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वडिक लगातार बादलों की बसों पर कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन मंगलवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इसके बाद सरकार को न केवल बसें छोड़नी पड़ी बल्कि परमिट भी बहाल करने पड़े। वहीं बादल फैमिली के करीबी हरदीप ढिल्लों की बसों पर कार्रवाई को लेकर भी सरकार को हाई कोर्ट का नोटिस आ गया है। ऐसे में बादल फैमिली के हाथों कानूनी शिकस्त की खुन्नस अवसर पर निकली। हाई कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद सरकार ने स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अमरपाल को हटा दिया है। तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मेरी टीम तो जीत गई, लेकिन आप सोचिए अगर एक टीम आपके बाप की होती तो हर गली मोहल्ले में चर्चा आपकी होती, लेकिन है नहीं ना ब्रो, तो करनी पड़ेगी। टीम आपके बाप की नहीं, चर्चा आपके बिजनेस और आप। इसीलिए ब्रांड स्पॉट 365 ब्रो, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांडिंग ऐप। ब्रांड स्पॉट 365 देता है हर बिजनेस की प्रमोशनल पोस्ट, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स और वीडियोस। ईयरली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 4,999 में। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर ब्रो? डाउनलोड नाउ और शुरू कीजिए आपके बिजनेस का प्रमोशन। ब्रांड स्पॉट 365 आसान है ब्रो। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पटियाला जेल में बंद कांग्रेस नेता सुखपाल खैरा को सीएम चरणजीत चन्नी का साथ मिला है। सीएम मंगलवार को रात को कांग्रेस नेता के घर पहुंचे, जहां उन्होंने भरोसा दिया कि इस मुश्किल घड़ी में पार्टी और सरकार उनके साथ है। सुखपाल खैरा को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग और फाजिल्का ड्रग केस में गिरफ्तार किया है। चंडीगढ़ में पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद ईडी की 7 दिनों की कस्टडी में रहे। अब वह जुडिशियल रिमांड पर पटियाला जेल में बंद हैं। खैरा के बेटे मेहताब खैरा ने कहा कि सीएम चन्नी का उनके घर आना इस बात को साबित करता है कि उनके पिता हमेशा हक और सच की आवाज
उठाते रहे हैं। सीएम मुश्किल घड़ी में उनका साथ देने आए। उन्होंने पिता के विधानसभा क्षेत्र बुलंद के कुछ मामले भी उठाए। मोहाली कोर्ट में पेशी के वक्त सुखपाल खैरा ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि कांग्रेस में ही छुपे आस्तीन के सांप ने उन्हें फंसाया है। इसके बाद कांग्रेस हरकत में आई। हालांकि संगठन की तरफ से अभी तक उन्हें कोई मदद नहीं मिली, लेकिन सरकार ने हाथ आगे बढ़ाया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को एक और झटका लग सकता है। आपके एमएलए कंवर संघू कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। मंगलवार रात को उनकी सीएम चरणजीत चन्नी से पंजाब भवन में मुलाकात हुई, लेकिन इसको लेकर औपचारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया। इससे पहले भटिंडा देहाती से एमएलए रुपिंदर रूपी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। विधायक जगतार सिंह भी कांग्रेस के प्रति मोह दिखा चुके हैं। ऐसे में आपके लिए चुनाव से पहले इस तरह के बड़े झटके लग सकते हैं। कुंवर संघू 2017 में खरड़ विधानसभा सीट से आपकी टिकट पर एमएलए चुने गए थे। हालांकि उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके बाद 2019 में सुखपाल खैरा के साथ चले गए, जिसके बाद वह विधानसभा में भी अलग बैठे रहे। चुनाव नजदीक आने के बाद अब उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ हो गया है। विधायक शामिल करवाने को लेकर आप और कांग्रेस में घमासान चल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कांग्रेस के 25 एमएलए और 2 से 3 सांसद उनकी पार्टी में आने को तैयार हैं। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के नवनियुक्त राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा का एक बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने क्षेत्र में आए राजेंद्र गुड़ा ने अपने स्वागत और प्रशासन गांव के संग अभियान में ग्रामीणों के बीच सार्वजनिक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर को ठेठ देसी अंदाज में कहा कि उनके इलाके में सड़क कैटरीना कैफ के गालों जैसी बननी चाहिए। मंत्री के इस बात पर ग्रामीणों ने जमकर ठहाके लगाए। दरअसल बसपा के कांग्रेस में आए मंत्री राजेंद्र गुड़ा अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। दबंग विधायक की छवि वाले राजेंद्र गुड़ा को हाल ही में हुए गहलोत मंत्रिमंडल के विस्तार में राज्य मंत्री बनाया गया है। मंत्री बनने के बाद गुड़ा मंगलवार को पहली बार अपनी विधानसभा क्षेत्र में आए थे। इस दौरान राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने पौख गांव में अपने स्वागत और प्रशासन गांव के संग अभियान में लोगों को संबोधित करते हुए यह बयान दिया। लोग गुड़ा से सड़क बनवाने की मांग कर रहे थे। दिल्ली सरकार ने 29 नवंबर से सभी स्कूल कॉलेज खोलने का ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में ये जल्द ऐलान किया है। सरकारी दफ्तरों को भी 29 नवंबर से ही खोलने की घोषणा भी कर दी गई है। अभी तक सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। सरकार ने क्या क्या फैसला लिया? दिल्ली सरकार जल्द ही स्कूल खोलने, कॉलेज को और सभी को शैक्षणिक संस्थान को 29 नवंबर से खोलने की तैयारी में है। केजरीवाल सरकार ने 29 नवंबर से ही सरकारी दफ्तर को खोलने का ऐलान कर दिया है। सरकार ने साथ ही कहा है कि वह कर्मचारियों से ऑफिस खुलने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करने का आग्रह करेगी। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज किए गए फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी सीएनजी इलेक्ट्रिक वाहनों को 27 नवंबर को दिल्ली में आने की इजाजत दी जाएगी। विवादित कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद भी जारी किसान आंदोलन के बीच मंगलवार को हुई 2 युवा नेताओं की एक मुलाकात से यूपी, खासकर वेस्टर्न यूपी में सियासी हलचल तेज हो गई है। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल चीफ जयंत चौधरी की मुलाकात की। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियों ने गठबंधन पर मुहर लगा दी है। सीट शेयरिंग फार्मूला भी करीब करीब फाइनल है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। इसके साथ ही कृषि कानून की वापसी के बाद बीजेपी आरएलडी गठबंधन की अटकलों पर भी विराम लग गया है। तो क्या एसपी आरएलडी गठबंधन पश्चिमी यूपी के सियासी समीकरणों को बदल सकता है? सीट शेयरिंग फार्मूला भी इसको कितना प्रभावित करेगा, ये तो आने वाले नतीजे ही बताएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।